हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की रैली में दिखे योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर तो घबरा गए केपी शर्मा ओली। बता दिया इसको भारत की बहुत बड़ी साजिश। और सियासी दलों में हुई इस बेचैनी के बाद विपक्ष ने आपातकाल बैठक बुला ली है। इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर क्वेटा पेशावर ट्रेन अपहरण में नया अपडेट आया है दोस्तों। 30 पाकिस्तानी सैनिकों की अब तक हत्या की सबसे बड़ी खबर आई है। बीएलए ने 48 घंटे का दिया है पाकिस्तान को अल्टीमेटम। जी हाँ, आपको बताएंगे आखिर पाकिस्तान से क्या चाहती है बीएलए, क्यों उसने ट्रेन को हाईजैक किया है। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने पीएम मोदी जी। जी हाँ, तो वही आपको बताएंगे घुसपैठ और फर्जी तरीके से भारत में रहने वाले विदेशियों पर एक्शन की तैयारी। भारत लेने वाला है बहुत बड़ा एक्शन। तो वही आपको बताएंगे क्या गिरफ्तार होंगे अबू आजमी। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और ये कहने की बात नहीं है, पाकिस्तानियों को अपने आप समझ जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल से बहुत बड़ी खबर दोस्तों। जैसे ही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की रैली से योगी जी का पोस्टर निकलकर सामने आया, ये पोस्टर देखते ही घबरा गए केपी शर्मा ओली के समर्थक और इसको भारत की बड़ी साजिश बताने लगे। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में आयोजित राजशाही समर्थक रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीरें दिखाई जाने के बाद अब राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। रैली का उद्देश्य नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए समर्थन प्रदर्शित करना था। हवाई अड्डे के बाहर सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीर और राष्ट्रीय ध्वज के लिए मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखाई। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर ने वहां अलग मुद्दा खड़ा कर दिया है। रैली के आयोजकों ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के इस्तेमाल की न तो आधिकारिक मंजूरी थी और न ही उन्हें इसके बारे में पता था। रैली में केवल राष्ट्रीय ध्वज और ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मंत्री और राजशाही समर्थक दीपक गयावली ने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं है कि हमें अपने जुलूस में किसी विदेशी नेता की तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़े। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों की ओर से पार्टी ऑफिस में मार्क्स, लेनिन, माओवादी की तस्वीरें लगाने के बारे में क्या कहा जाए। अब ऐसे में दोस्तों केपी शर्मा ओली के समर्थक योगी जी के पोस्टर को इस्तेमाल करने को अब भारत से जोड़कर देख रहे हैं और इसको भारत की बड़ी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों हम आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी को नेपाल के राजघराने का करीबी माना जाता है। इस समय नेपाल के केपी शर्मा ओली की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बैकफुट पर है। ऐसे में ज्ञानेंद्र शाह की इस रैली को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल के राज परिवार और गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि माना जाता है कि शाह वंश को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। इस समय गोरखनाथ मठ के प्रमुख सीएम योगी आदित्यनाथ है। ज्ञानेंद्र शाह की रैली के मुख्य आयोजक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन ने कहा कि हमें आदित्यनाथ पोस्टर के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन हम जो जानते हैं और सम्मान करते हैं वो ये है कि राजा ज्ञानेंद्र का गोरखनाथ मठ के साथ आस्था और सम्मान का गहरा संबंध है। और यही कारण है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर इस रैली में इस्तेमाल किया गया। अब ऐसे में केपी शर्मा ओली के समर्थक इस पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं और बिना बात के इसमें भारत की साजिश बता रहे हैं, भारत को घेरने की कोशिश में लगे हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सियासी दलों में बेचैनी देखने को मिली है। नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट सुनते ही विपक्ष आपात बैठकें करने लगा है। राजधानी काठमांडू में रविवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत के लिए हजारों की भीड़ उमड़ने से पहले ही सियासी दलों को संभवतः हवा के बदलते रुख का अंदाजा हो चुका था। और यही वजह है कि मुख्य विपक्षी दल सीपीएन माओवादी सेंटर अध्यक्ष पुष्प कमल दहल और अन्य शीर्ष पदाधिकारी शनिवार को ही राजधानी लौट आए थे। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने पीएम नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। पीएम मोदी जी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रामगुलाम ने पोर्ट लुइस में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम
कार्यक्रम में यह घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी जी कल से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस में हैं, जहां उनका स्वागत राम गुलाम ने किया। दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री बुधवार को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, यानी आज ऐसा होने वाला है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी समारोह में भाग ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत द्वारा वित्त पोषित 20 से अधिक परियोजना को उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो द्वीप राष्ट्र में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। ऐसे में कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अगली खबर बता दें, जिस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, खासकर पाकिस्तान की तो आत्मा ही बाहर निकाल दिया दोस्तों। हाईजैक ट्रेन से 214 बंधकों को छुड़ाने पहुंची पाकिस्तानी सेना, 16 बीएलए विद्रोही मार गिराए। भारी गोलीबारी अभी भी जारी है। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और 214 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बना लिया है। बंधकों में सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल है। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिकों को मारा जा चुका है। अब बीएलए ने पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कैदियों की रिहाई के लिए शहबाज शरीफ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा हाईजैक की गई इस ट्रेन से अब तक 104 यात्रियों को बचाया जा चुका है और 17 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं 16 बीएलए लड़ाके भी मारे गए हैं। कुल 104 यात्रियों को बचाया जा सका है। जो अब तक की अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये आंकड़े बढ़ और घट भी सकते हैं, लेकिन वही पाकिस्तानी पुलिस ने बीएलए के दावे का खंडन किया और कहा है कि पूरे यात्री सुरक्षित है, उनमें से कोई भी यात्री मारा नहीं गया है। इसको या तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी साख बचाने के लिए वो मौत के आंकड़े सही साबित नहीं कर रही है, सही जाहिर नहीं कर रही है। दोस्तों, बीएलए ने एक बयान जारी करके चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई सैन्य कार्रवाई की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। नजदीकी बलूचिस्तान के अस्पतालों में आपात स्थिति लागू हो गई है। जियो न्यूज ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आतंकवादियों ने सबसे पहले पटरी के एक हिस्से को उड़ा दिया था और इसके बाद ट्रेन रोकी गई। खबर के मुताबिक आतंकवादियों ने इंजन पर गोलीबारी की, जिससे चालक घायल हो गया। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ट्रेन में मौजूद सुरक्षा अधिकारी और हमलावरों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद उन हमलावरों ने बीएलए के लड़ाकों ने उस ट्रेन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों, बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को कैदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि वो बलूच राजनीतिक कैदियों और जबरन गायब किए गए व्यक्तियों की तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग करता है और चेतावनी देता है कि अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं की गई तो पाकिस्तान को इसका गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये तो है दोस्तों बीएलए के अभी की मांग है, जो इन्होंने ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तान की सरकार से मांग किया। लेकिन रियलिटी में बलूच लिबरेशन आर्मी बार बार पाकिस्तानी आर्मी को क्यों मौत की नींद सुला रही है, क्यों शहबाज शरीफ सरकार के पैरों के जमीन को खिसका दिया गया है, आइए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान से चाहती क्या है बीएलए? ट्रेन हाईजैक करने वाले संगठन का आखिर है क्या मकसद? दोस्तों, बीएलए की बहुत ही सीधी और साफ मांगे हैं, जिन्हें बलूच कई बार दुनिया के सामने रख चुका है। इनका कहना है कि बलूचिस्तान एक अलग प्रांत, अलग देश है, उनकी एक अलग सरकार वो चलती है। बलूचों को पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के किसी भी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों, इसके अलावा बलूचों का मानना है कि चाइना के साथ सीपीईसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्टों से उनके खनिजों का दोहन हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बड़ी संख्या में समुदाय के लोग विस्थापित हुए हैं। इसके बाद से बलूच लोग इन प्रोजेक्ट के यहाँ से हटाने की लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं। बीएलए द्वारा पाकिस्तान पर यह कोई नया हमला नहीं है। बीएलए पिछले कई सालों से पाकिस्तान पर ऐसे हमला करता रहा है। कभी चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाया तो कभी पाकिस्तान के राजनयिकों को निशाना बनाता है। ये दोस्तों दो सबसे बड़ी मांगे हैं बीएलए की। और दोस्तों, ट्रेन को जिस प्रकार से हाईजैक किया गया है, आज ही पता चल जाएगा। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हालत खराब होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करते कि वो सबसे बेहतरीन सेना वाले देश हैं, तो आज पता लग जाएगा कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक को बिना मारे उन्हें जीवित बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते, और ट्रेन को इन बीएलए से छुड़वा पाते हैं कि नहीं छुड़वा पाते। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर घुसपैठ और फर्जी तरीके से भारत में रहने वाले विदेशियों पर एक्शन की बहुत बड़ी तैयारी। नए विधेयक की क्या है खास बातें बता दें। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया गया। ये बिल विदेशी और इमिग्रेशन से संबंधित प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए 4 अधिनियमों को निरस्त करते हुए उनकी जगह लेगा। इसमें भारत में वायु, जमीनी या पानी के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने और वीजा अवधि खत्म होने बावजूद भी भारत में रहने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शक्ति देता है।
है दोस्तों। और ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जबकि वैलिड पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसपैठ करने वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए उन्हें 5 साल तक की सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, यूएपीए के तहत लगाया इन पर बैन। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों, बोले तो जम्मू कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिम और अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, ये संगठन लोगों को भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा साबित होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन संगठनों की गतिविधियों से यह साफ हुआ है कि वे जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। उनके बयानों और कार्यों से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, जिससे कानून व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था। दोस्तों, वहीं अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की शांति व्यवस्था और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, हिंदू संगठन ने होली मनाने के लिए वहां की सरकार से मांगी सुरक्षा, मंदिरों के रखरखाव पर जताया अफसोस। दोस्तों, बड़ी ही शर्मनाक खबर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए जहां पर होली के लिए सुरक्षा मांगी जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के हिंदू अधिकार संगठन ने सरकार से मंगलवार को मुल्तान के प्राचीन मंदिर में होली मनाने के लिए सुरक्षा की मांग की गई है। उन्होंने पाकिस्तान के सरकार से आग्रह किया है कि वो पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर स्थित प्राचीन प्रहलादपुरी मंदिर में हिंदुओं के होली और अन्य त्योहार मनाने के लिए सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे। प्राचीन प्रहलादपुरी मंदिर हिंदू देवता नरसिंह को समर्पित है। लोक कथाओं के मुताबिक इसी मंदिर से होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। हालांकि वर्तमान समय में मंदिर जर्जर हालत में है। अखिल पाकिस्तान हिंदू अधिकार आंदोलन के अध्यक्ष हारून सरब दयाल ने सरकार से यह मांग की है कि उन्होंने बयान में कह दिया है कि मंदिर में 14 से 16 मार्च तक होली और अन्य त्योहार मनाने के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दयाल ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी हिंदू के नाते पूजा करने के संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर वाकई में आपको बुरा जरूर लग रहा होगा कि एक हिंदू समुदाय का व्यक्ति पाकिस्तान के हुक्मरानों के आगे हाथ जोड़ रहा है कि भैया हिंदू के इस होली त्योहार के लिए हमको सुरक्षा प्रदान करें, महाराज, तभी हम होली मना पाएंगे या कोई भी त्योहार मना पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा दोस्तों पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर, पाकिस्तान के कानून पर उंगली उठाती है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के स्वेज नहर पर क्यों मचा है बवाल, बिलावल भुट्टो ने उगला जहर, राष्ट्रपति जरदारी भी इसके खिलाफ। जी हां, पाकिस्तान का स्वेज नहर कहे जाने वाले एक प्रमुख नहर परियोजना को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, बोले तो ट्रिपल पी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके अलावा पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी परियोजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बिलावल ने पाकिस्तान सरकार से जल वितरण नीतियों को सुधारने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे निर्णय किसी एक प्राधिकरण के बजाय सामूहिक सहमति के माध्यम से लिए जाने चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पिता और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की सिंधु नदी से कई नहरों के निर्माण पर एक तरफा निर्णय लेने के खिलाफ सरकार को दी गई चेतावनी को दोहराया। उन्होंने इस मामले पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मंगलवार को पाकिस्तानी संसद भवन में पत्रकारों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने इस बात पर जोर दिया है कि सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की जीवन रेखा है तथा इसके प्रबंधन के बारे में किसी भी निर्णय में सभी प्रांतों के साथ परामर्श शामिल होना चाहिए। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख आखिर क्यों आ रहे हैं भारत, दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करने का है ये बड़ा ही खास अवसर। दोस्तों, कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा, बोले तो CSIS के निदेशक डैनियल रोजर्स अगले सप्ताह भारत की यात्रा कर सकते हैं। HT ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि डैनियल रोजर्स के भारत में आयोजित होने वाले सुरक्षा सम्मेलन यानी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के शीर्ष खुफिया और सुरक्षा अधिकारी अगले सप्ताह भारत में रायसीना डायलॉग के दौरान सुरक्षा सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित होंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने 2022 से रायसीना डायलॉग के साथ आयोजित होने वाले सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है, जो देश का प्रमुख सम्मेलन है जो भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है। इस साल इसका आयोजन रायसीना डायलॉग से एक दिन पहले 16 मार्च को किया जाएगा। साथ ही बता दें, फ्रांस लॉन्च करने जा रहा है राफेल का बाप, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान की सिट्टी पिट्टी होगी गुम। जी हां, फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान के सबसे एडवांस वर्जन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस वर्जन का नाम राफेल F5 है, जिसे सुपर राफेल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस का राफेल F5 लड़ाकू विमान हवाई युद्ध में क्रांति ला सकता है।
राफेल F5 बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिक ट्रेपियर ने आने वाले महीनों में फ्रांसीसी सरकार से डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद जताई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुपर राफेल लड़ाकू विमान 2030 तक फ्रांसीसी वायुसेना का औपचारिक रूप से हिस्सा बन सकता है। सुपर राफेल को वर्तमान F4 वेरिएंट से काफी एडवांस तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इस विमान को खास तौर पर अमेरिकी F-35 के साथ सीधा मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा पर 461 करोड़ का प्रतिबंधित सामान हुआ जब्त BSF को। और क्या क्या मिला बता दें, बांग्लादेश के साथ जारी कूटनीतिक तनाव और बांग्लादेश में तख्ता पलट के हालातों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में बहुत बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने मंगलवार को सदन में बताया है कि सीमा सुरक्षा बल ने पिछले साल 2024 में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के प्रयासों को विफल करते हुए 461 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें 24 घंटे निगरानी और गश्त तथा निगरानी चौकियों की स्थापना शामिल है। दोस्तों अगली खबर बता दें, कनाडा और अमेरिका के बीच शुरू हुआ टैरिफ वॉर। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% शुल्क लगाने का कर दिया ऐलान। जी हाँ, यानी स्टील एल्यूमिनियम आयात पर डबल टैक्स का किया घोषणा। बता दें, अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार युद्ध गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कनाडा के लिए इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। इस पर पड़ोसी देश ने भी पलटवार किया है और नोवावैक्स कोविड वैक्सीन की खरीद की डील रद्द कर दी है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा कि शुल्क वृद्धि का ये फैसला बुधवार से लागू हो जाएगा, यानी आज से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुल्क में वृद्धि कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार के अमेरिका को बेचे जाने वाली बिजली की कीमतें बढ़ाने की प्रतिक्रिया में है। आपको बता दें कि इससे पहले कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने अमेरिका को सप्लाई होने वाली बिजली पर 25% शुल्क लगा दिया था। साथ ही बता दें, भारत अमेरिका रिश्तों के लिए बाइडेन बेहतर है। जी हाँ, एक सर्वे ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों बता दिया है कि ट्रंप से नाराज हो चुके हैं भारतीय अमेरिकी। जी हाँ, अमेरिका की गद्दी संभाले डोनाल्ड ट्रंप को 2 महीने होने वाले हैं। उनके कड़े फैसले और विवादित बयानों ने डोनाल्ड ट्रंप को सुर्खियों में बरकरार रखा है। हाल ही में सामने आए भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़े सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। सर्वे से साफ साफ पता लगता है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय ट्रंप से खफा है, नाराज है। इसमें अधिकतरों की राय यह है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती तो ट्रंप से बेहतर होती। साथ ही भारत अमेरिका रिश्तों में बाइडेन कार्यकाल को बेहतर आंका। 53% लोगों का मानना है यदि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती तो भारत अमेरिका संबंध और ज्यादा मजबूत होते। वहीं 40% लोगों का मानना है कि ट्रंप के नेतृत्व में भी दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे 2024 पर आधारित है। इस सर्वे को कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने यू गवर्नमेंट के साथ मिलकर तैयार किया। अगर हम ये सवाल आपसे पूछे दोस्तों, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए था, कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनना चाहिए था अमेरिका का, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति के तौर पर बेहतर हैं? दोस्तों अभी के सिनेरियो को देखते हुए आप ये जवाब दीजिएगा। जो लगातार ट्रंप ने फैसले लिए हैं उनके मद्देनजर ये सवाल का जवाब आप दीजिएगा। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन पहले दबा लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानियों की जिंदगी भी हो गई है फीकी। चीनी के दानों को तरस गए पाकिस्तानी फिर कटोरा उठाएंगे, लगता है शहबाज शरीफ। दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई से हाई तौबा मची हुई है। रमजान की शुरुआत में कराची समेत कई पाकिस्तानी शहरों में कहीं तो राशन की कमी हो गई थी तो कहीं महंगे फल सब्जी मीट और अनाज की कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया था। वहीं अब पाकिस्तान की सरकार अपने मुल्क में चीनी आयात करने वाली है। जी हां, पाकिस्तानी वेबसाइट समा टीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने अपने मुल्क में चीनी आयात करने का फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों को अस्थिर करना और उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से लिया है। इस फैसले का मकसद इन्फ्लेशन के दबाव को कम करना और देश भर में उचित दर पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही बता दें, भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान, देश को किस नाम से पुकारा जाए? उमर अब्दुल्ला ने इसका दिया है जवाब। क्या जवाब दिया है वो आपको बताते हैं। देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान में से किस नाम से पुकारा जाए, इस पर विवाद तेज हो गया है। हाल ही में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश को केवल भारत कहने की वकालत की। उनके इस बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भारत भी कहते हैं, इंडिया भी और हिंदुस्तान भी, ये तीनों नाम मान्य है। जिससे जो पसंद हो वो उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों आप लोग कौन सा नाम लेना पसंद करेंगे, भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता, हमारी प्रिय ऑडियंस। अगली खबर की बात कर लेते हैं।
हैं, जहां पर गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे थे अबू आजमी। अब आया बड़ा आदेश दोस्तों, सपा विधायक अबू आजमी को मंगलवार को अग्रिम जमानत मिल गई। औरंगजेब पर दिए बयान पर विवाद होने के बाद आजमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई सेशंस कोर्ट का रुख किया था। पिछले दिनों अबू आजमी ने विधानसभा के परिसर में औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसका भारी विरोध हुआ था। सपा विधायक के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1), 356(2) के तहत मामला दर्ज किया था। जी हाँ, अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अबू आजमी को 20,000 का सॉल्वेंट श्योरिटी बॉन्ड देने को कहा है। उन्हें जांच अधिकारी के सामने 12, 13 और 15 मार्च को सुबह 11 से दोपहर 1 के बीच उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके अलावा उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने की भी सलाह दी है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आखिर क्या है मामला? दरअसल दिल्ली पुलिस को अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में दिया है। इस मामले में आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, जिनके लिए सार्वजनिक धन का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था। यह मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस बात पर विचार करते हुए कहा कि दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके साथ ही मामले की जांच के दौरान ये भी पाया गया है कि संभवतः अन्य अपराध भी किए गए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें बिहार पुलिस में निकली बम पर वैकेंसी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 12 लाख सरकारी नौकरी देने के संकल्प को पूरा करने का काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। सूबे के पुलिस महकमे में अब 19,838 सिपाही की बहाली होने जा रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सिपाही के 19,838 पदों पर महिला उम्मीदवारों के लिए 6,717 पद खास तौर से आरक्षित किए गए हैं। इस सिपाही बहाली में 50% पद बिहार के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित हैं। बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।